देखिए, मैं अभी आज जो है आप लोगों को श्रवण अक्षमता में स्वरों का वर्गीकरण के बारे में बात करने वाला हूँ। यानी एक प्रकार से आपको ये बताने वाला हूँ कि वर्णमाला के आधार पर, ठीक है, ये हिंदी की क्लास नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है आप लोगों के कि स्वरों के वर्गीकरण को किस तरीके से आधार पर स्पीच थेरेपी जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है। तो कभी कभी अच्छा कैसे प्रश्न बनेंगे आप लोगों से, तो मैं अभी इस पर भी चर्चा करूंगा, आप लोगों को बताता भी रहूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन सकते हैं आप लोगों से, है ना। ठीक है भाई, चलिए देखिए, अगर जब आपसे कभी प्रश्न बने भाई, अगर आप लोगों ने जानते भी होंगे वर्णमाला के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाता है तो गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग होगा, चलो अच्छा ठीक है, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ वर्णमाला के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ दो टाइप के वर्णमाला बताए गए हैं। एक तो बताए गए थे स्वर के रूप में, और दूसरा जो बताया गया था व्यंजन के रूप में बताया गया था। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है स्पष्ट? बताइए एक बार। हम्म। तो यहाँ जैसे मैंने आप लोगों से बताया ना कि भाई एक प्रकार से क्या था आपका कि डिफाइन किया गया था स्वरों के आधार पर, और दूसरा जो डिफाइन किया गया था वो व्यंजन के आधार पर। और मैं व्यंजन के आधार पे ना बताकर मैं आपको सिर्फ स्वर के आधार पे बताऊंगा, और यहाँ से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो स्वरों का जो विभाजन किया गया था वो कई टाइप में डिवाइड किया गया था। पहले इसको समझिए, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, पार्ट ए का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा यहाँ से आप लोगों का, दो चीज़ें आपके यहाँ पे तैयार होगी। तो स्वर को बेसिकली तीन भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, एक बताया गया था उत्पत्ति के आधार पर, एक बताया गया था मात्रा के आधार पर, एक बताया गया था जिह्वा की उच्चारण के आधार पर। तो मैं अभी आप लोगों को जिह्वा के उच्चारण के आधार पर भी बताऊंगा। ठीक है, और उसी में आपका एक और पार्ट बन जाता है कि जीभ की ऊंचाई के आधार पर क्या थी, यानी एक स्थिति वाली भाग होगी और एक ऊंचाई वाली भाग होगी। तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे आपका भी। ठीक है, और एक चर्चा करूंगा आपको होठों की बनावट के आधार पर, है ना। तो पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो उत्पत्ति जिसको बोलते हो, जिसको आप निर्माण बोलते हो, जिसको आप बनावट बोलते हो, उन स्वरों के आधार पे तीन टाइप के डिवाइड किए गए थे। अच्छा, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, श्रवण अक्षमता में ये जो आपको ध्यान रखना है चार टाइप का। जैसे एक मात्रा के आधार पे होगा, एक जीभ की ऊंचाई के आधार पे होगा, एक होठों की बनावट पर, और एक जीभ की स्थिति के भाग के आधार पे होगा। कैसे होगा अब आप लोग थोड़ा सा जानिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ मात्रा के आधार पर। देखिए जो मात्रा के आधार पर डिफाइन किए गए थे, तो मैं आपको इसी को बेसिकली उत्पत्ति के भी आधार दे दिया गया था। उत्पत्ति या व्युत उत्पत्ति भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें एक है हराश्व, इसको आप हराश्व बोलेंगे। ठीक है, एक हराश्व बोलेंगे। बात को समझिएगा अच्छे से, थोड़ा सा स्पीच थेरेपी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, श्रवण अक्षमता के बारे में बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ से आप लोगों का टॉपिक शुरुआत होती है। तो एक इसमें बताया गया हरास्व के बारे में, और दूसरा जो बताया गया था वो दीर्घ के बारे में बात किया गया था। दूसरा क्या बताया गया था? दीर्घ के बारे में बताया गया था। ठीक है भाई, और अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो तीसरा एक था पुलुप्त करके, आपने नाम सुना भी होगा, हिंदी में पढ़ा भी होगा पुलुप्त स्वर वगैरह के बारे में। ठीक है, तो जब केवल एक मात्रा की बात होगी तो तुरंत आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि भाई ये तो हरास्य होगा, है ना, जिसमें कम समय लगे उच्चारण करते समय, कम समय की जहाँ पर बात होती है वो हरास्य हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में बेसिकली इसकी मात्रा बनाई जाती है, मतलब कितनी होते हैं, तो वो चार होते हैं, और मैंने यहाँ पे तीन लिखे हैं। तो ये हरास्य जो है आप श्रवण अक्षमता के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये तीन ही होते हैं। ठीक है भाई, हिंदी में अगर आप ध्यान रखना तो यहाँ एक शब्द जोड़ दिया गया है री। ठीक है, तो वे चार हो जाते हैं हिंदी में। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है। अच्छा, दीर्घ स्वर की बात करूँ, दीर्घ स्वर इसमें दो मात्राएं होती हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे या दीर्घ समय लगे और उसी का नाम दिया जाता है दीर्घ स्वर भी। जैसे मैं आपको बताऊं, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, ए ऐ ओ औ हो जाता है। ठीक है, ये ए है, ये ऐ है। ठीक है, तो ये आपके सात होते हैं, ये आपके सात होते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये सात हैं, और हिंदी में जब हराश्य स्वर बोला गया था तो मैंने चार बताए थे, तो इसीलिए बेसिकली हिंदी में मात्रा के आधार पे कुल टोटल 11 स्वर माने जाते हैं।
ठीक है, हिंदी में, हिंदी व्याकरण में, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रख रहे हैं किसके बारे में, श्रवण अक्षमता के बारे में पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। तो इन चीज़ों को समझिए। तो यहाँ से आपको दो बातें समझ में आई है कि मात्रा के आधार पे 3 होते हैं और दीर्घ स्वर के आधार पे 7 होते हैं। ठीक है, अभी कहाँ इसकी भूमिका होने वाली है अभी मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, शायद बता दीजिए एक बार, दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये एक प्रकार की अगर मैं बताऊँ तो ये जो है एक टंग है, ठीक है भाई, टंग है। इसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है और ये बात मैं कर रहा हूँ मात्रा के आधार की, जो मात्रा के आधार के बारे में चर्चा हुई है उसी के बारे में आप लोगों से बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक को बोला गया है अग्रभाग पहले को, फिर उसके बाद बोला गया है मध्य भाग और फिर बोला गया है पश्चिम भाग, ठीक है भाई, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। हाँ देखिए मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पर जब आपको ये चीज़ें बताई जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर के बारे में, तो आप ध्यान रखना कि ह्रास्व स्वर में जो है 3 पाए जाते हैं और दीर्घ स्वर में 7 पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं, है ना, इन सब के बारे में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अग्रभाग होता है एक, और एक होता है मध्य भाग होता है और एक पश्चिम भाग होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो समवृत्ति, अच्छा ये समवृत्त जो लिखा हुआ इसको बोलते हैं हाई, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझे। अगर हाई मैं बोलूँगा तो आप सारी इजीली समझ जाएंगे हाई पिच क्या होती है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं अर्ध समवृत्ति, तो अर्ध समवृत्ति को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है हाफ हाई, इसको क्या बोलेंगे, हाफ हाई बोलेंगे, है ना। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे हम बात करते हैं, देखिए एक शब्द और आ रहा है विवृत्ति को लेकर, तो विवृत्ति को बोला जाता है लो, इसको क्या बोला जाता है, लो बोला जाता है। और अर्ध विवृत्ति को क्या बोल दिया जाएगा फिर, इसको क्या बोला, नहीं हाँ इसको हाफ लो बोल देंगे, वेरी गुड, इसको बोल देंगे हाफ लो बोल देंगे, वेरी गुड। तो इतनी चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में मिलेगा तो अगर हिंदी समझ नहीं आएगी तो वहाँ पे तो इंग्लिश भी होता है, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए उसको, है ना, तो कन्वर्ट करके देख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हाई है और ये भी हाई है। अच्छा ये जो आपको यहाँ पर ये शब्द दिखाई दे रहे हैं और ये शब्द हाई हाई पे कौन दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको दिख रहा होगा ये जो बड़ी ई दिख रही है। अच्छा भाई ये जो बड़ी ई है ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको दीर्घ ई का, जहाँ पे आपको बड़ा स्वर जिसमें 2 मात्राएं, जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्राओं का प्रयोग हो रहा है, तो ये बड़ी ई आ रहा है। तो प्रश्न बनता है कि बताइए जरा हाई निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब हिंदी में लिखा रहेगा कि समवृत्ति लिखा रहेगा और समवृत्त कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आता है समवृत्ति में। 3 दे देगा आपको, कौन सा जो हराश्य होगा वो दे देगा और 1 दे देगा आपका समवृत्ति का। तो अग्रभाग आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखो एरो भी बनाया गया है कि ये अग्रभाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मध्य भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पश्चिम भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो हाई की रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हाई में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, देखिए हाई में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, तो एक आपका आ रहा है यहाँ पर ई, फिर उसके बाद छोटी वाली ई आती है, उसके बाद छोटा ऊ आता है, उसके बाद जैसे बड़ा ऊ आता है, ठीक है। ये 4 शब्द आपके हाई में आएंगे। यहाँ तक ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ये प्रश्न आपसे इतना सिर्फ पूछा जाएगा, ये बोलने के समय या उच्चारण के दौरान, स्वर के उच्चारण के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न जो बनते हैं वही पूछेगा आपका कि समवृत्त में कौन कौन सा आता है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो छोटा ऊ भी आएगा और प्लस में बड़ा ऊ भी आएगा, छोटी ई भी आती है और बड़ी ई भी आती है, और ये अग्रभाग का भी कहा जाता है। और ये जो छोटा ऊ बड़ा ऊ है ये पश्चिम भाग का पार्ट माना जाता है। मध्य भाग में अभी कुछ नहीं है, इसमें समवृत्ति के मध्य भाग में कुछ भी नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई, बताइए जरा मंजू मैडम, सुमन सर, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रश्न ऐसे बनेंगे, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को ऐसे प्रश्न भी लेकर आऊँगा ताकि वहाँ से एलिमेंट भी करना सीख जाएँ आप लोग। अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो अर्ध समवृत्ति, और जो ये अर्ध समवृत्ति होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई हाई क्या बोलते हैं इसको, हाफ हाई बोलते हैं। हाँ अब ये जो हाफ आई है, तो अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से सुनिए, इसमें कौन कौन से शब्द जो है अक्षर, सॉरी शब्द नहीं अक्षर कौन कौन से आ रहे हैं इसमें। तो ए भी आ रहा है आपका, और पश्चिम भाग में अगर मैं बात करूँ तो अर्ध समवृत्ति तो ये भी है ना पश्चिम में, तो ये ओ आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पश्चिम वाले में, तो ये
इसको अगर आप समझे रहेंगे ना तो आप इजीली आसानी से जो है एग्ज़ाम में प्रश्न अगर बनता है तो आप सरल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आसानी से। रेखा सिंह, आप स्पेशल एजुकेशन से ही हैं? बताइए। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि एक हो गया आपका हाई और एक हो गया आपका हाफ हाई। यहाँ पर दो चीज़ें मैंने बता दिया है। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन में जैसे कभी हाफ हाई के बारे में पूछेगा तो ये दो शब्द दो अक्षर आएंगे, इन दो अक्षरों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसी में एक और शब्द आ रहा है, वो आ रहा है हाफ लो। एक आ रहा है आपका हाफ लो के बारे में बात हो रही है। तो हाफ लो में आ और औ आता है, आ और औ आता है। ध्यान रखिएगा ये शब्द आते हैं। अगर ऑप्शन में कहेगा आपका कि हाँ अर्ध विवृत्ति कौन आता है, तो अब ये यहाँ पर ध्यान रखिए जी। आवाज़ नहीं जा रही है? हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है? आवाज़ तो जानी चाहिए। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट। मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था आप सबसे कि अर्ध विवृत्ति क्या हो, अर्ध संवृत्ति क्या होता है। अर्ध संवृत्ति को ही बोला जाता है, इसी को हाफ हाई, और जो हाफ लो है इसको बोला जाता है अर्ध विवृत्ति। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है आ, तो यही प्रश्न बनाता है कि पूछ लेता है कि जो मात्रा के आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है श्रवण बाधिता में या वाणीय में न, तो उसके अंतर्गत मध्य में क्या आता है। तो मध्य क्या होगा, तो मध्य जो स्वरों का वर्गीकरण करता है वो अक्षर पूछता है, तो वो अक्षर आ आता है, तो ये मध्य का होता है। देखो यहाँ पर ऊपर मध्य लिखा हुआ है, इसके नीचे देखिए ये मध्य का पार्ट माना जाता है। और जो पश्चिम में आता है ये ओ आता है, और इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है अर्धविवृत्ति बोला जाता है। इन दोनों को अर्धविवृत्ति यानी हाफ लो बोला जाता है। इतनी बात तो शायद क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। और आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ एक और शब्द देखिए, ये भी आपका ना, ये जो कहलाएगा आपका, ये भी आपका अर्धविवृत्ति ही कहलाएगा। नहीं, अर्धविवृत्ति ही कहलाएगा। ये भी, ये ऐ दिख रहा है आपको, ये भी, ये अग्रभाग का है, ये अग्रभाग का है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये अर्धविवृत्ति होगा। ठीक है, ये अर्धविवृत्ति होगा। ठीक है, ये अर्धविवृत्ति होगा ऐ। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। एक होता है ए, एक होता है ए। ठीक है, ये होता है आपका ए और ये होता है आपका ए। तो ए जो है ये शब्द को रिप्रेजेंट करेगा, अर्धविवृत्ति को। ठीक है, तो अर्धविवृत्ति ए भी होता है, आ भी होता है, ओ भी होता है। ये तीन अक्षर होते हैं। अग्रभाग पे पाया जाता है ए, और मध्य भाग पर पाया जाता है आ, और पश्चिम भाग पे पाया जाता है ओ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ओ नहीं है, ये औ है। ओ औ होता है ना, ये औ है, ये औ है, याद रखिएगा आप। ओ नहीं होता, ओ तो आपके यहाँ पे पाया जाता है, अर्ध संवृत्ति में पाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लास्ट की एक और बात विवृत्ति में, और ये विवृत्ति की अगर मैं लास्ट पॉइंट पर बात करूँ तो देखिए वही चीज़ें हैं। ये अग्रभाग है, ये मध्य भाग है, ये पश्चिम भाग है, ये आप जानते हैं, ऊपर से ही देख रहे हैं, और विवृत्ति यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी विवृत्ति। विवृत्ति का मतलब होता है लो, केवल लो। और लोवर लो जो एक शब्द है, वो शब्द आता है आपका क्या, आ आता है। यह आपका एक शब्द आता है, वो है आ। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसमें आपसे प्रश्न इतना पूछेगा कि अर्धविवृत्ति क्या है, विवृत्ति क्या है, संवृत्ति क्या है, लो संवृत्ति क्या है। यदि आप इसे समझ गए हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। साथ साथ अग्रभाग, पश्चिम भाग और मध्य भाग के बारे में भी यहाँ पे जानना था। पुलुप्त स्वर, यहाँ पर मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा, नहीं वरना बताता आपको पुलुप्त स्वर के अंतर्गत भी क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, जीभ की ऊंचाई के अनुसार भी। ठीक है, तो दूसरा टाइप था एक जीभ की ऊंचाई के अनुसार। तो जीभ की ऊंचाई के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्वर्गों का जो स्वर है उसका जो वर्गीकरण किया गया है वो तालु के काफ़ी पास जो चीज़ें थी उसी को हम बोलते थे क्या, समवृत्ति बोलते थे। जो तालु के पास होता था उसको हम क्या बोलते थे, समवृत्ति बोलते थे। और किसी कभी बिल्कुल भी
देखिए मेरा बात को यहाँ ध्यान सुनिएगा, कभी बिल्कुल नीचे रहता है, और एकदम नीचे रहने के मतलब विवृत्ति की बात कर रहा है, और कभी समवृत्ति के पास रहता है तो वो अर्ध समवृत्ति कहलाता है। तो ये समवृत्ति लिखा हुआ है और विवृत्ति लिखा हुआ है, जो अभी आपने ऊपर वाले में देखा है। अभी ये क्लास समाप्त होने के बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा। जब आप एक बार पीडीएफ इसको देखेंगे ना तो आप इजीली समझ में आपको आ जाएगा। बस मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनते चलिए बस आप लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है मेंशन की गई है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो कभी जो होता है विवृत्ति के पास या अर्धविवृत्ति के पास जो है चार भेद में बताए गए। तो समवृत्ति जो स्वर हो गया था वहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई थी, और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ऊपर में जो समवृत्ति स्वर है वो ई उ और उ, ये चार अक्षर यानी चार अक्षर जो है या चार लेटर जो या वर्ड है ये पाए जाते थे। ये याद ध्यान रखना आप लोग। और अर्ध समवृत्ति में कौन से है, हिंदी में ए और ओ था। अर्धविवृत्ति में कौन कौन से था, ए अच्छा देखो यहाँ पर ये जो अ है ना ये, हाँ हाँ, तो ये बेसिकली देखो यहाँ पर जब कभी आपको ऊपर चंद्र बिंदु लगा मिलेगा तो ये वाला आ जो हो जाएगा वो अर्धविवृत्ति में होगा, और जिसमें मैं आपको मैंने चंद्र बिंदु नहीं लगाया वो कौन सा हो जाएगा, ये नहीं लगा हुआ है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, ये विवृत्ति का हो जाएगा। हाँ, जिस पे चंद्र बिंदु नहीं लगेगा वो वृत्त हो जाएगा। अर्ध विवृत्ति जो हो जाएगा वो चंद्र बिंदु लगा रहेगा, उस पे अर्ध चंद्र बिंदु लगा रहेगा, है ना। अर्ध चंद्र बिंदु को आप कहेंगे अर्ध विवृत्ति के रूप में, उसको बोलेंगे। हाँ अच्छा चलो ठीक 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 ठीक, फिर वही होगा आपका वहाँ पर हाफ जो अर्ध चंद्र बिंदु लगेगा तो उसमें आपका हाफ लो में आ जाएगा, लेकिन जो केवल आ होगा वो लो में ही आएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो होठों की बनावट के अकॉर्डिंग बात किया गया। अच्छा देख रहे आप यहाँ पे जो स्वर है वृत्तीय मुखी बन रहा है, उ औ ओ आ, है ना। तो ये आपकी जो 5 अक्षर दिख रहे हैं यह उच्चारण के दौरान जो वृत्ताकार बन रहा है, ऐसे में उच्चारण जो हो रहा है वो होठों की बनावट के अकॉर्डिंग आ जाता है ये, ठीक है। तो और इन्हीं ही अवृत्तीय मुखी स्वरों में जैसे ये भी होता है आ ई ए भी, ये एक वृत्तीय मुखी स्वर में आ जाते हैं ये। तो वृत्तीय मुखी स्वर में ये भी आ जाता है आपका उच्चारण के स्थान पर या उसे यूज में लाया जाता है। और जहाँ पर आपको वृत्ताकार के रूप में देखा जाएगा तो आप सीधा सीधा ओ उ और ओ अ ऐसे शब्दों का आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका होठों के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इतनी बात आप यहाँ पे देख रहिएगा। अच्छा जीभ के भाग के अकॉर्डिंग, अच्छा मैंने अभी भी आप लोगों से उस पर बताया है कि अग्रभाग पे क्या है, मध्य भाग पे क्या है, पश्च भाग पे क्या है, बताया था अभी ना। तो जो मध्य भाग का है उसको आप देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। पश्च भाग पे कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अग्रभाग पे ई इतने अक्षर आ रहे हैं, ई ए आ रहा था। मध्य स्वर पे कौन कौन से आ रहे थे, आ रहा था। और आपको अगर हिंदी में बात किया जाए तो यहाँ पे जो पश्च स्वर हो रहे थे वो कौन कौन से आ रहे थे, उ और आ रहे थे, ये पश्च वाले पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने बनाया था ना इस तरीके से, तो ये जो आपने लाइन देख रहे थे इस तरीके से, ये लाइन पश्च का था, ये मध्य का था और ये अग्रभाग का था, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनाए जा सकते हैं, पीडीएफ में सारी चीज़ें लिखी मिलेगी आपको, ये सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पर कुछ उच्चारण या वर्णन के यहाँ पर यूज़ में लाने के लिए बताया गया कि जो स्वर आ है उसका जो वर्णन है मध्य में विवृत्ति में हरास स्वर के अंतर्गत आता है, जैसे अनार हो गया, तो ऐसी जगह पे यूज़ हो रहा है ये। हम ई शब्द अगर बच्चों को बुलवाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टंग का या जीभ का अग्र और संवृत्त या अवृत्ताकार या हरास स्वर का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण के लिए इमली लेते हैं। ऐसे में स्पीच थेरेपी के लिए हमें सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, स्पेशल बच्चों के साथ ये सारा स्वरों का प्रयोग है ना। तो ये स्पीच थेरेपी के दौरान ये सारी चीज़ें दी जाती थी। ये एक उदाहरण था, आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम इसको यूज़ में लाते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों की आगे की क्लास जो है स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसी से संबंधित होगा हियरिंग इम्पेयरमेंट से, ये क्लासेस लगभग 2 से 3 दिन चलेगी, है ना, कम से कम में। तो देखिए जो श्रवण बाधिता होती है जिसको आप हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं, तो आप ज़रा मुझे बताइए हियरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है, कोई बता सकता है हियरिंग इम्पेयरमेंट है क्या?
अगर कहा जाए तो क्या हो सकता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, बताइए जरा। हम्म, अच्छा, चलो। देखिए जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, आपको मैंने बताया, देखो जो जो श्रवण अक्षमता होता है, लोगों ने इसके लिए अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे लोगों का कहने का मतलब हुआ कि आरसीआई का, रिहेबिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया 1992, ये इस्टेब्लिश की गई थी, और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि ये क्या मानता है, कितनी डीबी को मानता है, उसके अंतर्गत ये रखा है उसने। ठीक उसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी एक्ट था, 1995 में लाया था, इसका नाम जो है बदल दिया गया है 2016 में, आरपीडब्ल्यूडी 2016 के नाम से जाना जाता है। वो पहले जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था वो कहता था 60 डेसिबल के अकॉर्डिंग। तो यदि आपको इनके अनुसार परिभाषा याद है फिर तो बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम में आप लोगों से इन्हीं के अनुसार पूछा जाएगा, इनसे कोई बाहर आएगा ही नहीं, है ना, इनसे कोई बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात में, तो जब कोई व्यक्ति वाह्य वातावरण, अपनी शब्दों में बोल रहा हूँ तो आप लोग भी अपने शब्दों में इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई श्रवण बाधिता कहते किसे हैं। तो जब कोई व्यक्ति बाह्य वातावरण की ध्वनि को सुनने या दूसरे की बात को सुनने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उसे हम कहते हैं श्रवण क्षति या श्रवण दोष या अक्षमता बोल सकते हो, है ना। तो आप ये तो साधारण शब्दों बोल सकते हो कि भाई कोई एक व्यक्ति है, वाह्य वातावरण है, उस वाह्य वातावरण में ध्वनि को सुनने और दूसरे की बातों को सुनने में जब असमर्थ हो गया है तो उसे हम कहते हैं श्रवण दोष है। ये वो क्या है, श्रवण दोष है। तो आरसीआई क्या मानती है, आरसीआई क्या कहती है, भारतीय पुनर्वास परिषद कहती है कि जब बधिरता 70 हो तो व्यावसायिक तथा जब 55 डेसिबल, जब 55 डेसिबल का मतलब होता है डीबी, ठीक है भाई, डीबी, तब हो तो उसे शिक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखो इन्होंने कहा कि भाई अगर जो श्रवण अक्षमता का दोष है, इन व्यक्तियों को अगर 70 डीबी है तो उस व्यक्ति को मैं क्या कर सकता हूँ, शिक्षा में ला सकता हूँ। लेकिन अगर आपसे मैं यही कहूँ कि 70 से प्लस है, 70 से प्लस है, जैसे अगर मैं कह दूँ कि 90 है मान लो, तो 90 वाले डीबी के बच्चे को क्या आप एजुकेशन में लाओगे? ये देखो एग्ज़ाम में आप लोगों से प्रश्न बनाया जा सकता है, बताइए जरा। अगर 90 डीबी है, आवाज़ मेरी जा रही कि नहीं जा रही भाई? हेलो, क्लियर है आवाज़? चलो बताइए ज़रा, एक बार कंफर्म करिए क्या होना चाहिए, कंफर्म करिए एक बार। नहीं पता आप लोगों को? चलो ध्यान से सुनो। ओके, हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए आरसीआई कहती है कि 70 डीबी अगर है किसी के अंदर, ठीक है भाई, अगर जब बधिरता 70 हो तो 70 का मतलब डीबी है यहाँ पर, तो उसको व्यावसायिक तथा और उसको व्यावसायिक क्रियाकलाप दे सकते हैं। लेकिन जब उसको 55 डीबी होगा तो उसे हम क्या देंगे, शिक्षा दे सकते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये जो डीबी की बात कर रहा हूँ ये एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। पहली बात तो ये समझिए डीबी होता क्या है। ये देखो डीबी है, ये इसका चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है, ये डीबी का चिन्ह है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था एक बार लास्ट टाइम में चिन्ह। तो आप ध्यान रखना कि ये जो 70 डीबी की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो 70 डीबी होता है मॉडरेट वाले बच्चे होते हैं। ये कितने कौन से बच्चे होते हैं, मॉडरेट वाले होते हैं। और मॉडरेट वाले बच्चों को मैं केवल व्यावसायिक शिक्षा दे सकता हूँ। 70 जो है वो व्यावसायिक शिक्षा दे सकता हूँ, ये बात कहती है आरसीआई। लेकिन कहता है अगर 55 डेसिबल अगर उसके अंदर है तो वो व्यक्ति हो जाएगा आपका, 55 की बात मैं कर रहा हूँ, तो 55 तक में भी वो चीज़ें आ जाती हैं व्यावसायिक, और प्लस में इन्वॉल्व हो जाता है आपका कुछ चीज़ें, कुछ और चीज़ें, और वो कुछ चीज़ें का मतलब हो जाएगा दैनिक जीवन की क्रियाकलाप, या आप ये कह लो कि कुछ शैक्षणिक क्रियाकलाप, हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जितना डेसिबल कम होगा उतना आप ये समझिए कि वह व्यक्ति सुनने में सबसे अच्छा होगा। यही होता है ना इसका मतलब भाई, सिंपल लैंग्वेज में आप ये मत समझना कि अगर आईक्यू लेवल, अगर आपने आईक्यू लेवल का सोच लिया कि जितना आईक्यू लेवल कम होगा वो व्यक्ति उतना अच्छा होगा, तो फिर गलत है। आईक्यू लेवल में ऐसा नहीं होता है, वो जितना कम होगा बच्चा उतना ही सीवियर होता चला जाएगा।
लेकिन डीबी आपको अगर मैं बात करूं, ये जितना ही कम होगी उतना ही वो व्यक्ति सुनने में सही होगा। 25 डेसिबल कितना माना गया है? 25 डेसिबल की, देखो 25 डेसिबल की बात करूं तो आप तुरंत समझना ये सामान्य व्यक्ति हैं। 25 सेंटीमीटर की अगर मैं बात करूं देखने की बात, तो भी वो सामान्य हो जाएगा। अभी मैंने हाल ही में विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बात किया था, तो विजुअल इम्पेयरमेंट और श्रवण अक्षमता में एक प्रश्न तो आपका यहाँ पे तैयार हो गया कि अगर वो सामान्य जो होगी 25 सेंटीमीटर होगा और सामान्य डीबी जो होगी वो 25 डीबी होगा, तो ये सामान्य में रखा जाता है नॉर्मल हम लोगों का। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जितना हाई होगा वह उतना क्या होगा भाई, वो उतना क्या होगा, वो सुनने में उतने ही ज़्यादा ग्रसितता पाई जाएगी उसके अंदर। ठीक है, और ये बात आरसीआई कहती थी। तो आरसीआई मानती है कि मैं अगर एक श्रवण अक्षम व्यक्ति को 70 मानता हूँ या 55 डीबी मानता हूँ, तो उसको मैं शिक्षा के लिए प्रयोग में ला सकता हूँ, प्लस में शैक्षणिक एजुकेशन के साथ साथ व्यावसायिक क्रियाकलाप भी उसको सिखा सकता हूँ। ये मानती है आरसीआई, यह आरसीआई मानती है। ठीक है, बताइए जरा, आरसीआई की परिभाषा क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी का। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको हम कहते हैं 1995 के नाम से भी जाने जाता है। ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट समान अवसर और अधिकारों का संरक्षण की भागीदारी की बात करता है आपका पीडब्ल्यूडी, जिसको आप कहते हैं दिव्यांगजन निषक्तता, या आप कह सकते हो दिव्यांगता भी, इसको अधिनियम के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये क्या मानता है पता है आपको? ये कहता है कि वह व्यक्ति जो श्रवण बाधित, वो व्यक्ति कहे जाएंगे जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल सुनने में, या उसकी सुनने की जो क्षमता है रखता है, उसको हम रखेंगे उसमें। तो इसने अपना जो है 60 माना है। किसने? पीडब्ल्यूडी ने कहा कि यदि 60 डेसिबल है, वही मॉडरेट वाला, मॉडरेट बेसिकली बता देता हूँ आपको, आप ध्यान रख लीजिए। मॉडरेट जो होता है 56 यानी 56 से लेकर 70, ये मॉडरेट होता है। ये क्या होता है? मॉडरेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये बात मॉडरेट वाला ही कह रहा है यहाँ पर भी। इसने इसके बीच में 60 को रिप्रेजेंट कर दिया पीडब्ल्यूडी ने। इसने 60 को कहा कि जो व्यक्ति में 60 डेसिबल होगा या उससे अधिक हो गया, 60 से अधिक मतलब भाई 70, 80, 90, इससे प्लस हो रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो वह व्यक्ति सुनने की क्षमता में अगर आता है तो वह एक प्रकार से कहा जाएगा दिव्यांग, और ये दिव्यांग कहा जाएगा श्रवण दोष वाला। लेकिन आप सोचिए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ माइल्ड वाला, तो माइल्ड डेसिबल तो भाई वो कितना है? माइल्ड डेसिबल कितना है? वो माइल्ड डेसिबल 26 से 40 है ये। तो आप क्या बताइए, क्या ये पीडब्ल्यूडी एक्ट इसको सामान्य मानता है? फिर कौन बताएगा मुझे, क्या इसको सामान्य मानता है वो? बताइए, बोलिए जरा। नहीं बोल रहे हैं आप लोग। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी भी आवाज को सामान्य की तरह तो सुन सकता है, परंतु कभी कभी धीमी और पतली आवाज़ों को सुनने में परेशानी उसे होती है। तो छोटे बच्चों के लिए स्पीच और भाषा का विकास बिना किसी समस्या से ही कर लेते हैं, तो उच्च आवृत्ति के अक्षरों का उच्चारण जो है वो गलत करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों कहता है कि कभी कभी ये बच्चे जो है सुन लेते हैं, इसलिए इसको नहीं मानता है ये। ठीक है, अब यहाँ आप ये ना समझिए कि पीडब्ल्यूडी तो ये भी कहता है कि भाई 40% डिसेबिलिटी की बात किया है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो मानता है। तो ये डिसेबिलिटी का आप ये मत डिफाइन कर लीजिएगा कि डेसिबल वाला डिसेबिलिटी है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे डेसिबल की चर्चा हो रही है, उसका ओवरऑल डिसेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वह विभिन्न प्रकार के तरीकों से जांच की जाती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तब वो पता चल जाता है कि 40% डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत, तब उसका सर्टिफिकेट बनेगा, तब उसको फ़ायदा मिलेगा। तब ये बात मानता है। पीडब्ल्यूडी भी मानता था पहले, अब तो आरपीडब्ल्यूडी हो गया, वो भी मानती है। ठीक है, तो 60 डेसिबल जो मानता है वो पीडब्ल्यूडी 1995 मानता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, जरा मुझे बताइए। ठीक है, बोलिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। श्रवण बाधिता का अर्थ सुनने में किसी प्रकार का दोष होना, चाहे वह वंशानुगत के कारण या कान के किसी अंग के खराबी
होने के कारण हो या वातावरणीय कारणों से हो, या दूसरों शब्दों में आप कह लीजिए कि जब कोई व्यक्ति या बालक सामान्य वातावरण में उपस्थित ध्वनि आवाज़ को अपने कान के किसी अंग की खराबी के कारण सामान्य वातावरण की आवाज़ों को सुनने में असमर्थ होता है तो उसे हम श्रवण बाधिता का नाम देते हैं। इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल शब्दों में आप ये समझ लीजिए, केवल इतना जाने रखिए कि श्रवण अक्षमता कहते किसे हैं, श्रवण बाधिता कहा किसे जाता है। तो वो परिभाषा ये है आप सबके लिए, वह आपके काम आने वाली है ना। वो सारी कही जब कोई व्यक्ति बाह्य वातावरण की ध्वनि को सुनने या दूसरों की बात को सुनने में असमर्थता व्यक्त करता है तो वह श्रवण दोष कहलाता है। बस इतनी परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। ये सारा के सारा यहाँ पर इतना सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आप लोगों का, है ना। तो ये एक प्रकार की उसकी परिभाषा बताई गई है, ठीक है। चलिए हियरिंग लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सुनने की कमी, सुनने की अयोग्यता किसी भी प्रकार या किसी भी सीमा तक हो सकती है, और सुनने में बाधा किसी शक्तिशाली होने के कारण या भाषावाणी या संप्रेषण कौशल के अर्जन का मतलब होता है एक्वायर करने में रुकावट डालती है, तो जिसके कारण मौखिक बातचीत में बाधा उत्पन्न करती है, उसे ही हम कहते हैं श्रवण दोष। और इन्हीं श्रवण दोष को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। इन श्रवण दोष को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया। लेकिन आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो श्रवण दोष के प्रकार के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं इसके, ठीक है। कहीं कहीं आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि श्रवण दोष के जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन बताए गए हैं वो प्रकार के ही आधार पे बताए गए हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, है ना, कि प्रकार के आधार, जैसे चलित श्रवण दोष होता है ना, जिसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हो आप लोग, और एक होता है सेंसरी जिसको आप संवेदी श्रवण दोष कहते हो, एक आप मिश्रित होता है जिसको आप बोलते हो। अब इन्हीं को जरा देखिए जरा किस तरीके से डिवाइड जो है यहाँ पर किया गया है। तो श्रवण दोष का एक नाम रखा गया ऑर्गेनिक श्रवण, और नॉन ऑर्गेनिक श्रवण के अंतर्गत रखा गया कुछ चीज़ें। तो ऑर्गेनिक में एज ऑन सेट की बात की गई, डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस की बात की गई थी, नेचर ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात की गई थी, कैजुअल फैक्टर रिप्रेजेंट किया गया था। और यहाँ पर उसी तरीके से अगर नॉन और जो ऑर्गेनिक श्रवण है इसके अंतर्गत भी कुछ चीज़ें जो है श्रवण दोष को रखा गया था। अभी क्या क्या रखे गए थे मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों से भी जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑर्गेनिक श्रवण दोष में ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत। तो ज़रा देखिए ध्यान से यहाँ पर ऑर्गेनिक श्रवण दोष में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो ऑन एज सेट देख रहे थे, तो देखिए एक बार कॉग्निटिव हियरिंग लॉस के बोलते हैं, एक्वायर हियरिंग लॉस बोलते हैं, है ना। और एक होता है आपका प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस। अच्छा, प्रीलिंगुअल्स का मतलब होता है भाषा सीखने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और एक होता है आपका पोस्ट लिंग्वस हियरिंग लॉस। अब इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा, इस वर्गीकरण को जो डिफाइन किया गया है श्रवण ह्रास के वर्गीकरण को, तो इस व्यक्ति में श्रवण ह्रास किसी भी समय व किसी भी उम्र में हो सकता है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं पैदाइश श्रवण समस्या दोष होते हैं, और कुछ तो बाद में हो जाते हैं संक्रमित। तो कभी कभी चोट का या दुर्घटना जैसी जो एक्टिविटी आती है वो वातावरणीय के आधार पे आता है। तो उसी के अंतर्गत जो ऑर्गेनिक रखा गया है वो कुछ टाइप बनाए गए हैं। तो उसी में ऑन सेट के अकॉर्डिंग कहा गया है यहाँ पर कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है जन्म से, यहाँ आप इसकी हिंदी कर सकते हैं जन्म से। तो जन्म से क्या होता है इसका मीनिंग समझ लीजिए पहले। जन्म से मतलब ये होता है कि इस प्रकार का श्रवण ह्रास होता है जो जन्म से ही उपस्थित होता है, जैसे अनुवांशिकता हो जाए या गर्भावस्था के समय हो जाए, तो ऐसे जो कारक प्रभावित होते हैं वो आपका जन्म से आ जाता है। तो ऑप्शन में आपका कॉग्निशन के हियरिंग लॉस की हिंदी जो लिखा रहेगा वो जन्म से लिखा रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप सबसे जो प्रश्न बनने वाले हैं वो इस तरीके से बनेगा कि बताइए जरा श्रवण ह्रास। श्रवण ह्रास का मतलब होता है हियरिंग लॉस। तो हियरिंग लॉस के अंतर्गत एक आता है ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस। उस ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस के अनुसार डिफाइन किया गया है जन्म से। तो जन्म से कहने का तात्पर्य ये था कि अनुवांशिकता और गर्भावस्था के समय के कारक को जो प्रेजेंट करता है वह आपका कॉग्निशियल कहलाता है, या आप इसे जन्म से कह सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो कि अनुवांशिकता व गर्भावस्था के समय जो कारक प्रभावित होते हैं उसी का नाम है कॉग्निशियल हियरिंग लॉस। ध्यान रखिएगा,
या आपका 1 नंबर का प्रश्न बनाएगा। आवाज़ क्लियर है मेरी? एक बार कंफर्म करिए। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ आप लोगों से 1 नंबर का ये प्रश्न बनाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, हरास में आपका ये एग्ज़ाम में बनाया जा सकता है प्रश्न। तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो आपको बता दिया पहली बात। ठीक है, क्या है? अनुवांशिकता गर्भावस्था के समय ये कारक होता है, उसी को बोला जाता है। एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना। तो अर्जित करने की बात अगर मैं करूँ ये हियरिंग लॉस में, तो यहाँ पे जन्म के बाद किसी समय, जन्म के बाद किसी भी समय आप इसकी हिंदी बना सकते हैं। तो इस प्रकार की जो श्रवण दोष होता है, इस प्रकार का जो श्रवण दोष होता है, वह आपको ये ध्यान रखना है कि जन्म लेने के बाद से बुढ़ापे तक किसी भी प्रकार का या किसी भी कारण का जो रिप्रेजेंट करना होता है वो एक्वायर में कहलाता है, वो आपका एक्वायर में होता है। तो यहाँ इसके 2 पार्ट बनते हैं एक्वायर के आपके 2 पार्ट बनते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट में। तो जैसे अर्जित करने के जो तरीके मैंने बताया भाई, ये क्यों है, ये क्या है अर्जित करना या एक्वायर हियरिंग लॉस क्या है? तो ये जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का होता है। यहाँ पे कारण आते हैं, जितने सारे कारण मिलेंगे वो सारे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो एक कारण रखा गया था इसमें प्रीलिंगुअल। तो प्रीलिंगुअल का बोला गया था भाषा सीखने से पहले। इसकी आप हिंदी बना सकते हैं यहाँ पर, भाषा सीखने से पहले, है ना? ओके, क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए, अब अगर इसके अंतर्गत क्या आएगा, देखो यहाँ पर मैंने एक तो बता चुका हूँ आप लोगों को, कॉग्निशन गर्भावस्था और आपका अनुवांशिकता होगा। दूसरे में आपका मैंने बताया है कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक की जो कारण रिप्रेजेंट करता हुआ एक्वायर होता है, उसके अंतर्गत ये आपका आ रहा है पहला प्रीलिंगुअल। तो इसमें जानते हैं क्या होता है? ये एक ऐसा हियरिंग लॉस है जहाँ पर बच्चों में भाषा सीखने से पहले, बच्चों में भाषा सीखने से पहले, और यहाँ पर हियरिंग लॉस जो होगा ये बच्चों को सीखने से पहले की अवस्था जो होगी वो अवस्था होगी 2 से लेकर 3 वर्ष, वो अवस्था होगी 2 से लेकर 3 वर्ष। ठीक है, और यही हियरिंग लॉस के कारण बच्चे जो होते हैं अपनी भाषा का पूरा विकास नहीं कर पाते हैं और दूसरे सामान्य बच्चों की अपेक्षा ये बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो यही कारण है कि भाषा सीखने से पहले में जो अवस्था या जो एज बताई गई है वो 2 से 3 वर्ष बताई गई है, और इसी को बोला जाता है प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस बोला जाता है। तो जब कभी भाषा सीखने से प्रश्न आए तो आप तुरंत दिमाग लगाना कि यार ये ऐसे बच्चे ये तो आते हैं जो बच्चे 2 से 3 वर्ष के होते हैं, और ये वो बच्चे होते हैं जहाँ बच्चे के भाषा का पूरा विकास नहीं हो पाता है, सामान्य बच्चों से ये पीछे हो जाते हैं। यह एक अहम भूमिका निभाता है कहाँ पर? हियरिंग लॉस में। और हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग ये बात मैं कर रहा हूँ एक्वायर हियरिंग लॉस में, जहाँ पे जन्म के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, अर्जित करने की एक्टिविटी में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। एक होता है आपका पोस्ट लिंगुअल। अब ये देखिए जरा, ये जो आपका होता है वहाँ तो आपको पता चल रहा था। अच्छा, अब ये मत दिमाग लगाइएगा कि भाई सर ने तो एक्वायर में बोल दिया है कि जन्म के बाद से लेकर या जन्म से लेने के बाद से लेकर ये बुढ़ापे तक, है ना? मेरी बात को जरा समझिएगा। तो इसका मतलब नहीं कि मैं यहाँ पर जो है विद्वानों लोगों ने एक एज डिफाइन किया, ऐसा कुछ भी नहीं डिफाइन किया है कि एज डिफाइन कर दिया हो। क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं भाषा सीखने को लेकर, जहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 वर्ष की अवस्था आती है। ठीक है, और पता चले भाई एक अवस्था तो ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ पे 60 साल के प्लस वाले बच्चों हैं, ठीक है, वो तो सही है, लेकिन ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया कि इनकी एक अवस्था में रखा जाए, इनको इन सबको एक अवस्था में रखा जाएगा, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो पोस्ट लिंगुअल है वो श्रवण हरास बच्चों को 7 या 8 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए होता है। ये 7 to 8 किस में आ जाएगा बताइए जरा? 7 to 8 किस में आ जाएगा? आप बाल्यावस्था को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर। तो यह एक पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस है। ठीक है, और इस श्रवण दोष के कारण बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो प्रभावित तो नहीं होता है,
परंतु भाषा के संरक्षण में दिक्कतें आ जाती हैं इसमें, जिसके कारण भविष्य में भाषा का उपयोग गलत ढंग से करने लगता है बच्चा, वो गलत ढंग से करना शुरुआत कर देता है बच्चा, है ना। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भाषा के संरक्षण में जो दिक्कतें आती है वो आपका रिप्रेजेंट करता है पोस्ट लिंगुअल, ये आप ध्यान रखना है। ये वाला जवाब आपका फिर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ आप लोगों से रिप्रेजेंट की जा रही भाई नॉन ऑर्गेनिक श्रवण के बारे में, उसके आयु के आधार पे दोष में, इसके अंतर्गत जो है श्रवण दोष जो है निम्न प्रकार से वर्गीकृत भी किए गए हैं, ठीक है भाई। नॉन ऑर्गेनिक में भी तो जन्मजात श्रवण दोष हो जाएंगे, अर्जित हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ। और देखो यहाँ पे भाषा अर्जन करने की बात जो हो रही थी कि प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस किसे कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ कि पूर्व और भाषा अर्जन के पश्चात या भाषा अधिगम के उम्र से पहले ये जो कारण रिप्रेजेंट हो रहा है ये हो रहा है। और जब कभी आपसे प्रीलिंगुअल की बात करेगा एज वगैरह को लेकर तो 2 से 3 वर्ष आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो और बता भी सकते हो आप लोग, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पोस्ट लिंगुअल में आप यहाँ पर देखिए ये बात की चीज़ें होती हैं पोस्ट लिंगुअल में, है ना। अर्जित ये भी होता है एक पार्ट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ आप लोगों से तो इसके अंतर्गत अगर एज आती है तो वो एज है कितनी 7 to 8, 7 to 8, ठीक है भाई। अब आगे हम बात कर लेते। देखो अभी मैंने प्रकार नहीं पढ़ाया है आप लोगों को, मैंने अभी आपको प्रकार नहीं पढ़ाया है, अभी मैंने श्रवण ह्रास के वर्गीकरण के बारे में बताया है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। तो क्लासिफिकेशन प्रश्न बनाता है एग्जाम में, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन से, है ना। अच्छा अब यहाँ पर हम बात करेंगे श्रवण दोष के स्तर के बारे में। स्तर मतलब लेबल, स्तर का मतलब लेबल। अब देखो ये सबके अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से, विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इन्होंने परिभाषित किया है, ठीक है। श्रवण दोष को लेकर, श्रवण दोष को लेकर परिभाषित किया। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक नाम गुडमैन दिख रहा है, तो जरा गुडमैन का बताइए जरा, गुडमैन क्या मानते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होगा वो 10 से लेकर आपका 15 के बीच में। अच्छा ये माइनस है तो ध्यान रखिएगा, माइनस अगर पूछेगा तो माइनस जो आता है DBHL जिसको आप कहते हो कि डेसिबल हियरिंग लॉस, वो आपका सामान्य में ही आएगा। आप माइनस समझ मत लेना कि ये श्रवण बाधित हो गया बच्चा, ऐसा नहीं समझना आपको। तो माइनस तक ही इसने ये व्यक्ति बोलता है गुडमैन, माइनस तक जाने तक, है ना। समझ भी रहे होंगे आप लोग माइनस को लेकर, है ना। 16 से लेकर 25 की बात होती है तो यहाँ पर जो है मिनिमल हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कही गई हैं, मिनिमल हियरिंग लॉस के अकॉर्डिंग बोली गई। उसके बाद अच्छा इसी मिनिमल को बहुत लोग नाम दिए हैं बॉर्डर लाइन का, बहुत लोग बोलते हैं इसको बॉर्डर लाइन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बॉर्डर लाइन भी बोलते हैं। 26 से लेकर 40 की अगर मैं बात करूँ 26 से 40 के बीच में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही मानता है, क्या मानता है, ये भी मानता है कि जो सौम्य है, सौम्य का मतलब था माइल्ड, ठीक है, माइल्ड जिसको आप बोलते हो अति अल्प, इसको हिंदी में बोलते हैं अति अल्प भी। अति अल्प तो नहीं एग्जाम में मिलता है लेकिन मिलता है आप लोगों से सौम्य, सौम्य कहो या अति अल्प कहो बात दोनों एक है, ठीक है ना। बोलिए बोलिए एक बात समझ में आ रहा है। देखो जैसे मैंने कहा आपसे ये WHO जानते हैं क्या मतलब, पहले WHO के बारे में सुन लीजिए। अच्छा हाँ आप जानते हैं सामान्य व्यक्ति कितना होता है, 25 होता है सामान्य, आप सभी लोग जानते हो नहीं जानते बताइए। 25 dB होता है नहीं सामान्य व्यक्ति का, बोलिए सभी लोग होता है ना। जब 25 सामान्य लोगों का होता है तो 25 भी आप इसको कहोगे कि सर 0 से लेकर 25 तक क्या होना चाहिए, समान होते हैं, आपने ये बोल दिया भाई, तो ये भी तो सत्य ही है। और मैं 0 के बाद अगर मैं चलूँ तो -1 चलूँगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 चलूँगा कि नहीं, इधर माइनस तक भी। तो -10 तक कहता है गुडमैन कि भाई ये जो व्यक्ति हैं ये सामान्य आते हैं, -10 तक वो मानता है। ये अपना विचार उसका था, ये उसका विचार था, ठीक है, ये गुडमैन का विचार था। तो -10 से ऐसा कुछ नहीं है
कि माइनस आ गया। अच्छा, प्रश्न ऐसे बन सकते हैं बाय द वे कि भाई -10 या -5 -10, ये बताइए जरा किसके अंतर्गत आएगा? ये श्रवण बाधित है, सौम्य है कि अति सौम्य कहेगा, ठीक है, या आपसे पूछ लेगा सामान्य है या मॉडरेट है या सीवियर है, ऐसे बनेगा। तो जब कभी माइनस को लेकर प्रश्न बनेगा ना, तो आप सामान्य ही सोचना है बस। भाई 0 तक तो आपको पता ही है सामान्य है, तो 0 के नीचे भाई -1 -2 जाएगा तो जाहिर सी बात, वो सामान्य ही आएंगे, फिर एबनॉर्मल थोड़ी हो जाएंगे, है ना? क्लियर हुआ ये बात? अच्छा भाई, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर मॉडरेट में देखिए 41 dB का आ जाता है, 41 से लेकर 55 dB का तक हो जाएगा, है ना? 55 dB तक हो जाएगा, है ना? और फिर उसके बाद इसने कहा कि 56 से लेकर 70 के अगर बारे में बात करते हैं, तो इसी को WHO ने कहा कि भाई मॉडलिटी सीवियर है ये। और हियरिंग लॉस, इसको अल्पतम बोला जाता है, और इसको मध्यम बोला जाता है, मध्यम तीव्र श्रवण दोष भी कहा जाता है इसको, है ना? तो ये भी चीज़ होती है 56 से लेकर 70 के बीच में। और 56-70 के बीच में अल्पतम, ये WHO या क्लार्क या लार्क जो भी नाम आए, गुडमैन वगैरह, ये सभी लोग मानते हैं, है ना? सीवियर, देखो सीवियर किसको कहते हैं? 71 से लेकर 90 के बीच में। और ये गंभीर है, ये लोग क्या है? ये गंभीर है। ये गंभीर का मतलब समझ रहे होंगे, डेसिबल। देखो सब लोगों ने जब इसकी परिभाषा दे रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, तो सबकी एक अलग अलग परिभाषा बनती थी श्रवण दोष की, ठीक है ना? तो कोई कहता था कि भाई 70 डेसिबल से अगर अधिक है, या कानों को दोनों कानों में पूर्ण रूप से वह श्रवण दोष है, तो वह श्रवण अक्षम हो जाएगा। 70 डेसिबल माना भी है RCI ने, आप जानते हैं RCI ने। कोई कहता था कि भाई श्रवण जो दोष वो होता है, किसी भी प्रकार का दोष अगर असामान्यता जैसी मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और शारीरिक संरचना में कार्यों में उसके कार्यों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो भी वो हो जाएगा, आपका श्रवण दोष हो जाएगा। सबके अलग अलग विचार थे, है ना? लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग, 70 तक जो मानता था, अगर यहाँ से कंडीशन है, तो इन व्यक्तियों को नीचे से जो मानता था, वो उनको मानता था कौन? RCI मानता था कि ये हैं बच्चे, इन बच्चों को हमें क्या देना है? व्यावसायिक और शैक्षणिक एजुकेशन प्रोवाइड करना है। बात समझ आ रही जी? हाँ नहीं, वो तो, हाँ वो तो 55 के बारे में भी आप देखो, यहाँ पे ये 55 यहाँ पर आ जाएगा, इनके बीच में, इनके बीच में 55 इनके, ये बच्चे बेसिकली क्या होते हैं? देखो इन लोगों का जो 55 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ये अल्पतम है। तो इन व्यक्तियों को बिना श्रवण यंत्र के आसानी से सुन नहीं सकते। ये ऐसे छोटे बच्चों के लिए श्रवण यंत्र को लगाना बहुत ज़रूरी है। ये वाणी और भाषा का विकास तभी संभव कर पाएंगे, और उनके साथ साथ बच्चों को बेहतर अगर वाणी और भाषा का विकास करना है, तो विशेष वाणी चिकित्सा और विशेष विद्यालय की मदद ली जानी चाहिए। और ये बात तो यहीं पर तय हो गई थी आपको 55 में ही, ये बात तो यहीं पर। लेकिन पूर्ण रूप से अगर जो प्रेशर या बल देने की बात करूं RCI का, वो 50-70 पर था। 55 भी है, 55 भी है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, है ना? ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आगे बात कर लें आप। तो यहाँ पर देखिए 90 की बात करते हैं। 91 हो या 90 एबव हो या 90 हो, तो ये एक अति तीव्र हो जाता है, जिसको आप प्रोफाउंड कहते हैं। प्रोफाउंड का मतलब होता है अति गंभीर, इसका मतलब होता है गंभीर, और इसका मतलब होता है अति गंभीर, है ना? बस ये आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे देखें तो WHO का भी है ना? इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, WHO का भी है ना? और मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, अभी PDF आपको दे देता हूँ, आप इसको देख लेना, है ना? ठीक है। प्रकृति के आधार पर श्रवण दोष को किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, ये देखो। एक तो सडनली हियरिंग लॉस और एक प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस। कौन बताएगा भाई सडनली हियरिंग लॉस और प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस के बारे में? अच्छा, सब तो देखिए, यहाँ अगर बात की जाए तो जो अकस्मात है, जो किसी व्यक्ति की दुर्घटना, अचानक बीमारी या आघात होने के कारण श्रवण दोष होता है, वो आकस्मिक हो जाता है, तो ये सडनली हियरिंग लॉस होता है। एक ये भी होता है। प्रगतिशील का मतलब होता है प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, यानी श्रवण अक्षमता उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगती है, और सौम्य के प्रति वो
तीव्र श्रवण दोष तक हो सकता है, वो तीव्रता तक भी जा सकता है, और तीव्रता के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है, यानी मॉडलिटी तक पहुंच सकता है ना, माइल्ड तक पहुंच सकता है, यहाँ तक पहुंच सकता है वो। ठीक है, यह प्रोग्रेसिव है। अब देखिए, कारणों के आधार पर कुछ डिफाइन किए गए थे, कारणों के आधार पर कुछ डिफाइन किए गए थे उसके प्रकार को, श्रवण दोष को। तो जैसे किसी ने कहा कि भाई चालकी होता है जिसको कंडक्टिव बोलते हैं, किसी ने कहा भाई मिक्सिर भी होता है, संवेदी भी होता है, केंद्रीय भी होता है, कार्यात्मकता भी होता है। एग्जाम में आप लोगों से ज़्यादातर जो प्रश्न बनता है वो आप लोगों से यह ऊपर के 3 ही से बनाए जाते हैं प्रश्न, यहाँ से इन तीनों से प्रश्न बनाए जाते हैं। चलिए मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ आप लोगों से, ये क्या है आप लोगों का, कंडक्टिव है। कंडक्टिव हियरिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, किसी को पता है, जानते हैं आप लोग, बताइए जरा। इस प्रकार के श्रवण दोष में खराबी बाह्य और मध्य कान के हिस्से में होता है, और जिसके कारण आवाज़ पूरी तरह से अंतः कान में नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार के दोष की वायु को ही संचालन की अगर बात की जाए तो इसी की ही बोला जाता है एयर कंडक्शन। ठीक है, थ्रेशोल्ड बोलते हैं, थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं, और ये 25 dB होता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ किताबों में आपको कंडक्टिव में अगर अकॉर्डिंग बात किया जाए तो जिसको एडियोग्राम में बोन कंडक्शन की सीमा और एयर कंडक्शन की सीमा, जिसमें बताया गया था 10 dB के अंतर्गत क्या अंतर पाया जाता है, 10 dB का अंतर पाया जाता है। बट इस प्रकार के दोष की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पे कंडक्टिव के बारे में जिक्र हो रही है, तो आप यहाँ पे 25 dB का अधिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अस्थि संचालन जिसको बोन कंडक्शन बोलते हैं आप, और वो आपका 25 हो जाएगा, और उससे कम होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एयर कंडक्शन, देखो मेरी बात सुनो, AC एक होता है, ठीक है, और एक होता है आपका BC। AC का मतलब समझ गए, एयर कंडक्शन, BC का मतलब होता है बोन कंडक्शन। इनके बीच में अगर मैं बात करूं तो 10 डेसिबल से अधिक का अंतर पाया जाता है, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अंतर जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो 25 डेसिबल का बता रहा है, तो 25 डेसिबल से भी होता है। ठीक है, अंतर आपको ध्यान रखना है 10 डेसिबल, अंतर आपको ध्यान रखना है 10 डेसिबल। हिंदी में इसी को बोला जाता है एयर कंडीशन का मतलब वायु संचालन। ठीक है, यहाँ पर दलही लिख दिया भाई इसने, तो कंडक्शन दलही थोड़ी ना होगा, हैं? हाँ, दहली, अच्छा दहली, ओके, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप इसके अंतर की बात अगर प्रश्न पूछे AC BC का अंतर कितना है बीच का, तो कितना होना चाहिए बताइए, 10 dB यहाँ पर आप तो लिखा हुआ, अर्थात ABG गैप 10 dB या 10 dB से अधिक होने से चालकीय श्रवण दोष के अंतर्गत आ जाता है। अब आपको इसके अंतर्गत होता क्या क्या है, इसमें जब 60 dB से लेकर 70 dB के बीच में आप इन लोगों को रख रहे हैं, तो इनमें कौन कौन सी लोग पाए जा सकते हैं या कौन कौन से ऐसी कारण हो सकता है जो ये बीमारी देखने को चालकी के अंतर्गत आ सकता है ना। तो बता सकते हैं आप लोग कौन कौन से होता है। आपने नाम सुना अट्रेक्सिया, नाम सुना अट्रेसिया, हाँ अट्रेसिया जो होता है वो क्या होता है मंजू मैडम? मतलब बाह्य कान पिन्ना का ना होना, यह कारण जन्म से ही उपस्थित होता है, जिसमें बच्चों का बाह्य कान कर्ण पल्लव और बाह्य कान की नली उपस्थित ही नहीं होती है, उसे ही तो बोलते हैं अट्रेसिया। अगर कान का जो बाह्य भाग पिन्ना है वो नहीं होगा तो उसका नाम क्या होगा बताइए जरा? अट्रेसिया। हाँ, प्रश्न बनाएगा कि नहीं बना सकता है ना, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, वैक्स का नाम सुना, वैक्स, हाँ क्या, WAX। यहाँ पर हाँ 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 कान का मैल, कान का मैल यहाँ पर आप बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो बाह्य कान होता है
पूरा तरह से अगर बात करूँ तो मैल से भरा होता है, तो इसमें भी मनुष्य को चलित श्रवण दोष होता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर कोई एक मनुष्य है, उसका वाह कान पूरी तरीके से मैल से भरा, तो निम्नलिखित में से बताइए कौन से दोष को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात तो ये चलित दोष के अंतर्गत, और कौन सा दोष हो सकता है, तो ऑप्शन में अगर वैक्स लिखा रहेगा तो ये सही हो जाएगा आपका, ये चलित के अंतर्गत आता है। ठीक है, फॉर्गन बॉडीज का नाम सुना आपने? फॉर्गन, इसको वाह्य वस्तु बोलेंगे। फॉर्गन बॉडी का मतलब वाह्य वस्तु बोलेंगे इसी को। देखिए वाह्य कान की जो वाह्य का अच्छा देखिए जो वाह्य कान होता है वो किसी वस्तु को, अगर किसी छोटी वस्तु से जैसे मटर का दाना, गोली आदि जब प्रवेश कर जाता है कान में, ठीक है, जब कान में प्रवेश कर जाता है, कोई छोटा सा दाना ले लो, सरसों आप जानते होंगे, मटर जानते होंगे, ये अगर कान में चले जाते हैं तो यह एक फॉर्गन बॉडी जिसको बाह्य वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दोष पाया जाता है, ये दोष हो सकता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकता है इससे ठीक है। तो ये है वाह्य कान का संक्रमण हो जाना, ध्यान नहीं रख रहे हो, साफ सफाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो भी एक प्रकार से हो सकता है। कर्णपटल में छिद्र, जैसे कर्णपटल में किसी भी प्रकार का छिद्र या बड़ा छिद्र चलित कर्ण दोष का जो है वो है। जैसे मैं आपसे कहूँ तो जोर से आवाज़ लगाना, बम के फटने का, या कान पर थप्पड़ मारने से, या कोई नुकीली वस्तु से कान को खोदने से, ऐसी चीज़ें जो हो जाती है वह कर्णपटल में छिद्र हो जाता है, तो वो एक प्रकार से हो सकता है आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एक होता है मध्य कर्ण का संक्रमण, ठीक है। मध्य कर्ण के बारे में, जैसे मध्य कर्ण का क्या हो सकता है, जैसे कान की हड्डी का गल जाना, कान की हड्डियों का टूटना, मध्य कान में अगर ट्यूमर हो जाए तो भी एक प्रकार से कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, आगे जो है मैं कल स्टार्ट करूँगा इसी के आगे, ठीक है। कुछ कान के बारे में और बताऊँगा, और कान की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊँगा आप लोगों से कि कहाँ कहाँ पर दोष भी पाए जाते हैं और कौन कौन सी बीमारी किस दोष के कारण होती भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।